डॉक्टर अशोक सरीन। मैंने ये क्लास 9-10 में डिसाइड कर लिया था कि मैं बायोलॉजी लूँगा एंड देन बायोलॉजी उन दिनों लेने का यही मतलब था कि आई विल बी डूइंग मेडिसिन बिकॉज आई लाइक्ड बायोलॉजी मोर देन मैथमेटिक्स। सो दैट डिसीजन वाज टेकन दैट आई विल वांट टू डू मेडिसिन एंड वांट टू बी अ डॉक्टर। तो मैंने MBBS किया, फिर MD किया। Of course, during MBBS, I got a gold medal in physiology, in obstetrics and gynecology, a certificate of honor in ophthalmology. फिर MD करने के बाद मैं एम्स में था and I was senior registrar and आगे हमारे डॉक्टर प्रोफेसर PN टंडन थे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के न्यूरो सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर प्रकाश नारायण टंडन। और उनसे वो एक्चुअली फैमिली फ्रेंड भी थे, रिलेटिव भी थे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा क्या प्लान है आगे। मैंने कहा आई वांट टू बी अ लेक्चरर इन मेडिसिन एंड गो इनटू द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन। ऑफ कोर्स मुझे कार्डियोलॉजी का चांस मिल रहा था इन DM कार्डियोलॉजी, बट फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला नहीं आप कार्डियोलॉजी क्यों कर रहे हो, इस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये बात है 1975 की, 1976। सो देन आई सेड आई गो एंड बिकम अ फैकल्टी इन द मेडिकल कॉलेज। तो उन्होंने बोला नहीं मेडिकल कॉलेज क्यों जाते हो, तुम दिल्ली में प्रैक्टिस करो। फिर एक डॉक्टर KC महाजन होते थे, हेड ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल, तो उनसे एक मीटिंग हुई। तो उन्होंने भी ये कहा कि डोंट डू कार्डियोलॉजी, डू क्लिनिकल हीमेटोलॉजी, दैट इज ब्लड डिजीजेस के बारे में, और नेफ्रोलॉजी। तो अल्टीमेटली ये दो स्पेशलिटीज में फिर डिसाइड हुआ कि नेफ्रोलॉजी करनी चाहिए। अच्छा, मुझे नेफ्रोलॉजी पसंद नहीं थी बिकॉज उन दिनों हेपेटाइटिस B था प्रेवलेंट इन डायलिसिस पेशेंट्स और वैक्सीन नहीं था। देयर वाज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस B। तो मुझे डर लगता था कि अगर मैंने डायलिसिस किया और हेपेटाइटिस B हो गया तो क्या होगा। तो एनीवे फिर ये डिसीजन यही हुआ कि नेफ्रोलॉजी करेंगे। तो मेरी डॉक्टर PN टंडन से जो हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी थे एम्स में, उनसे बात हुई तो नेफ्रोलॉजी PGI चंडीगढ़ या बेलोर या कहीं ट्राई कर लेंगे, उन दिनों था वहाँ पर। तो उन्होंने कहा ये अभी नेफ्रोलॉजी इंडिया में बहुत इन्फेंसी पे है, बहुत ही छोटी अभी शुरुआती हुई है, तो यू शुड गो टू UK। ठीक है, तो UK में कहाँ जाएंगे, डॉक्टर मैरी बिग्योन के अंडर एट द बेलफास्ट सिटी एंड रॉयल विक्टोरिया हॉस्पिटल्स, बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो वहाँ लॉकली जॉब मिल गई और मैंने वहाँ काम किया ना। वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस वाज फिनोमिनल, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। एक तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट किडनी यूनिट्स इन द वर्ल्ड। हमारी जो बॉस थी डॉक्टर मैरी बिग्योन, शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन डायलिसिस ट्रांसप्लांट एसोसिएशन एंड शी हैड अ लॉट ऑफ goodwill among North America, Canada, the whole of Europe. So it was a wonderful place to work and my whole outlook to nephrology had changed once I was there. क्योंकि यहाँ पर जब मैं था तो डायलिसिस शुरू हुई थी and a lot of patients due to lack of facilities were dying. और हम लोग so much so के chronic renal failure और acute renal failure देखते ही नहीं थे। पेरिटोनियल डायलिसिस भी बहुत ही शुरुआत थी, हीमोडायलिसिस के सेंटर्स बहुत कम थे। तो वहाँ पहुँच गए और वहाँ हमने देखा कि डायलिसिस जो थी, ऑफ कोर्स अब तो 4 आवर्स की है, बट तब 10 आवर्स की डायलिसिस होती थी एक सेशन की। एंड इट वाज डन ऑन दे वर नोन एज कील डायलाइजर्स। जो अभी डायलिसिस है वो हॉलो फाइबर है, बट पहले कील डायलिसिस होती है। तो एक पेशेंट की डायलिसिस 10 करते थे। Also, erythropoietin was not available in 1977-78, so patient को minimal blood transfusion भी दिया जाता था हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात थी कि वहाँ पेरिटोनियल डायलिसिस था, किडनी बायोप्सी थी, एंड किडनी बायोप्सी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एट दैट टाइम, जो अभी भी हमारे सेंटर्स में बहुत ही कम अवेलेबल है। ऑफ कोर्स इट्स नाउ अवेलेबल, बट वहाँ इन हाउस था, हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था। तो करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द किडनी डिजीज बहुत जल्दी होता था, बहुत अच्छी तरह होता था। फिर सबसे बड़ी चीज थी कि वहां पर कैडेवर ट्रांसप्लांट था।
कैडेवर का मतलब पेशेंट की आईसीयू में डेथ हो गई है ड्यू टू एन एक्सीडेंट और ब्रेन की कोई प्रॉब्लम या समथिंग, एंड अगर किडनी हेल्दी थी, एंड नॉट ओनली किडनीज, हार्ट, लंग, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजों की कैडेवर ट्रांसप्लांट होता था। और इतना बढ़िया, मैं 77-78 की बात कर रहा हूँ कि इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन था। उन दिनों यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी बोलते थे यूरोपियन, जबकि ईस्टर्न यूरोप बीच में नहीं आया था, बट सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिसमें यूके, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग, all these countries, Scandinavian countries, they were all one. और आपको पता ही, flying time from one capital, Berlin to London was 1 hour. Mostly the Western European countries were 1 hour flying time. तो ऑर्गन, अगर पेशेंट की डेथ फ्रांस में, पेरिस में हुई है, तो उसके ऑर्गन्स निकाल के अगर लंदन आने तो 1 घंटा टाइम लगता था बाय फ्लाइट. दे वर प्रिजर्व्ड एंड ब्रॉट. एंड वो कंप्यूटर था, देयर वाज अ कंप्यूटर इन ब्रिस्टल जहां पर सारा रिसिपिएंट, जो पेशेंट यहाँ पर यूके में डायलिसिस पे, उसका डाटा फीड था, एंड जो वहां से डोनर का डाटा फेड था, तो वो HLA मैचिंग कंप्यूटर के थ्रू हो जाती थी. एंड जिस पेशेंट को ऑर्गन की जरूरत थी उसका रातों रात, टाइम वाज नॉट वेस्टेड, रातों रात ट्रांसप्लांट हो जाता था. तो द प्रोसीजर वाज सो गुड. एंड सबसे बड़ी बात कि नेशनल हेल्थ सर्विस, आजकल तो मुझे पता नहीं, बट उन दिनों पेशेंट को एक पेनी नहीं देना पड़ता था, या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट. तो पेशेंट की अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं होता था, एंड नेशनल हेल्थ सर्विस वुड बेयर द इंटायर कॉस्ट. तो ट्रांसप्लांट होते थे उन दिनों. ड्रग्स भी बहुत कम यूज होती थी ट्रांसप्लांट, एजोथायप्रिन एंड प्रेडनिसोलोन. ज्यादा ड्रग्स एक तो थी नहीं, ये जो साइक्लोस्पोरिन है और टैक्रोलिमस है, ये अवेलेबल ही नहीं थी उन दिनों. एंड द रिजल्ट्स वर वेरी गुड. कैडेवर ट्रांसप्लांट के मैंने देखे 20-20 साल पेशेंट, 1 क्रिएटिनिन, 15 हीमोग्लोबिन, एंड दे वर डूइंग वेरी वेल. सो एक तो पेशेंट का खर्चा नहीं, एंड ड्यू टू सम रीजन अगर 1-2 साल पेशेंट का रिजेक्शन हो गया तो देयर वाज नो प्रॉब्लम, बिकॉज अगर रिजेक्शन हो गया तो पेशेंट एंड किडनी, उसकी जो एलोग्राफ्ट लगा है वो फेल हो गया, तो उसको डायलिसिस पे लेते थे और वो दूसरे ट्रांसप्लांट के लिए वेट करता था. इट वाज नॉट कि किसी रिलेटिव ने, मदर ने अपने बेटे को दिए या फादर ने अपने बेटे को दिए, तो उसमें बड़ा दुख होता था. फैमिली में कोई दुख नहीं, बिकॉज इट वॉज ए डिजीज्ड ऑर्गन. तो किसी को कोई दुख नहीं था, सब बड़े खुश थे. किडनी फेल हो गई तो यू वेट फॉर द सेकंड ट्रांसप्लांट. सो इट वाज अ वेरी एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. इवन ऑल्दो मैं इसको बहुत डिप्रेसिंग स्पेशलिटी समझता था उन दिनों, पीपल वर हैप्पी, द सोसाइटी वाज हैप्पी, एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल. फिर उसके बाद मैंने जब वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैं इधर आया. पहले तो अपोलो हॉस्पिटल खुला नहीं था, एंड आई वाज वर्किंग एल्सवेयर. एंड देन जब अपोलो हॉस्पिटल खुला 1997 में, तब मैंने यहाँ ज्वाइन किया है. एंड आई एम डूइंग किडनी ट्रांसप्लांट. ऑफ कोर्स डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ अभी बहुत कम है, बट शुरू हो गया है. मोस्टली इट इज़ लाइव किडनी डोनर. हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, किडनी बायोप्सी है, and now we are doing electron microscopy also. So जो पहले मुझे नेफ्रोलॉजी पसंद नहीं थी, मुझे नेफ्रोलॉजी अब बहुत पसंद है. इसलिए क्योंकि इसमें आप एक तो सारे डिपार्टमेंट्स को टच करते हैं, राइट फ्रॉम जीरियाट्रिक्स टू पीडियाट्रिक्स टू ऑब्स एंड गायनी, जनरल मेडिसिन तो है ही, पल्मोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट्स जो भी हमारा एक्सपीरियंस या जो हमारी स्टडी रही है पास्ट में, सारी यूटिलाइज हो जाती है. एंड सारी डिजीजेस देखने को मिलती है और ट्रीटमेंट देने का मौका मिलता है. इसमें काफ़ी काम होता है, बहुत मेहनत है नेफ्रोलॉजी में. एंड बट पेशेंट, जो सीरियस पेशेंट है, जब ठीक होते हैं तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है. So that is how it is right from the beginning when I was thinking of joining, and I was very reluctant to join nephrology, and to now I'm extremely happy. I feel I can do a lot for the society. फिर मेरा फोकस बहुत है ऑन प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज.
बस एक यही है कि क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, मतलब इंश्योरेंस सारे लोग, एक तो गलती लोग लेते नहीं है इंश्योरेंस, सब लोग पेशेंट्स लेते नहीं है, एंड कई पेशेंट्स को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है, विच समटाइम्स वन फील्स वेरी डिस्टर्ब, तो उनका खर्चा काफ़ी हो जाता है. सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से.